स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और उसके अंदर अगर एविडेंस एक्ट हम जो पेपर देने जा रहे हैं और इसमें एविडेंस एक्ट आना है तो हमारे ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम्स के अंदर, वो हमें क्लियर रखने पड़ते हैं जो हमारे को इतने आसानी से कोई बता नहीं पाता है, पहचान नहीं पाते हैं। तो उसका जवाब मैं आपको आज की वीडियो के अंदर पूरा प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे को ये देखना पड़ता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा कहां कहां पर लागू होता है। इस चीज को जांचने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अपना पर्टिकुलरली क्या चीज, अपना सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का किस बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 1 हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का जो बात करता है कि भाई ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये सारी जगह पे लागू होता है, पहली बात, और ये अप्लाई होता है केवल और केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर। ठीक है। तीसरी बात हमारी यहां पे आती है कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट मार्शल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर कोई कोर्ट मार्शल्स हमारी आर्मी वाली है, नेवी वाली है या एयरफोर्स वाली है, इन कोर्ट मार्शल्स के ऊपर हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। यह भी बात हमारे दिमाग में क्लियर हो गई है। हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, यह भी हमारे दिमाग में क्लियर हो गई है। यहां भी मैं क्रॉस लगा देता हूं, यहां भी मैं क्रॉस लगा देता हूं, यहां भी मैं क्रॉस लगा देता हूं। और हमारे दिमाग में एक बात और क्लियर हो जाती है कि अगर जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, जो अपनी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ये हमारे दिमाग में क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। अब मुद्दे वाली बात जो हमें समझने की है कि इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा जो एप्लीकेबल होता है वो केवल और केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर होता है, कोर्ट मार्शल्स के ऊपर होता है। लेकिन अगर कोर्ट मार्शल्स आर्मी वाली है, नेवी वाली है, एयरफोर्स वाली, इनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर आर्बिट्रेटर्स की बात करूं, इनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे एफिडेविट्स की बात करूं, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल एफिडेविट्स के ऊपर नहीं होता है। ये बात हमारे को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। बट यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इस सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये वाला हमारा जो हमारा दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई देखो, हमने भी पढ़ा कि इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर। क्या इंडियन एविडेंस एक्ट अपना हमारा ज्यूरी प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी लागू होता है? हालांकि हमारे इंडिया के अंदर अब ज्यूरी का कोई मामला है नहीं, ज्यूरी का कोई रोल है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बन के आ सकता है। एग्जाम को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, हार्ड एग्जाम बनाना है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको सीखने के लिए अपना सिंपल समझना होता है कि भाई देखो, ज्यूरी क्या कोर्ट के अंदर अपना कोई रोल प्ले करती है? जो ज्यूरी प्रोसीडिंग्स होती है क्या वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है? मैं इसका आंसर आपको क्लियर बता देता हूं। हाँ जी भाई, ज्यूरी हमारी जो है अपना पर्टिकुलरली ज्यूरी प्रोसीडिंग्स होती है। अगर हम सेक्शन नंबर 1 दोबारा पढ़ते हैं, अगर हम सेक्शन नंबर 1 दोबारा पढ़ते हैं तो वहां पे हमने टर्म क्या यूज करी हुई है? कोर्ट। वहां पे हमने टर्म क्या यूज करी हुई है? कोर्ट। कि अगर कोर्ट के सामने कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और अब यहाँ पे कोर्ट की डेफिनेशन भी हमारे को सेक्शन नंबर 3 के अंदर मेंशन करी हुई है। अगर हम कोर्ट की डेफिनेशन देखें, देखो ये ऊपर ही ऊपर हमारे को बता रखी है। कोर्ट के अंदर बोला हुआ है कि वो सारे के सारे जजेस, वो सारे के सारे मैजिस्ट्रेट और सारे के सारे वो बंदे जो कोर्ट के अंदर अपना कामकाज कर रहे हैं वो कोर्ट माने जाएंगे। लेकिन कोर्ट के अंदर अगर आर्बिट्रेटर्स होंगे, ठीक है, उनको हम कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं बोलते हैं। तो ये ऑल पर्संस में अपना ज्यूरी भी आते हैं, ये ऑल पर्संस में अपना ज्यूरी भी आते हैं। इतनी बात क्लियर हो जाती है कि हमारे को अब समझ में आ गया कि क्या ज्यूरी की हमारी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आएंगी सेक्शन नंबर 1 के तहत। क्या उनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा ही होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है कि भाई एक ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स होती है, एक हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स होती है कि क्या इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स के ऊपर अपना एप्लीकेबल होता है? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग जैसे एक जज साहब का ट्रांसफर दूसरी कोर्ट में कर दिया, ये क्या है? हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स है। और अगर कोई ऑफिस के अंदर कोई इंक्वायरी कंडक्ट करी जा रही है, कोई इंक्वायरी कंडक्ट करी जा रही है, वो हमारी क्या मानी जाएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करी जा रही है, ये माना जाएगा। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स। और अगर आईएएस ऑफिसर जो है अपना कोई भी लाइसेंस इशू कर रहे हैं तो क्या वो अपना वो कौन सी प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी? वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी। आईएएस ऑफिसर, एसडीएम, डीएम, वो अगर कोई अपना लाइसेंस को कैंसिल कर रहे हैं तो वो कौन सी प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी। इनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अंदर और क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूं। आईएएस ऑफिसर जो होते हैं हमारे, या एसडीएम जो होते हैं हमारे, वो अगर अपनी रेवेन्यू कोर्ट में बैठे हुए हैं, रेवेन्यू कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अपनी चला रहे हैं, तो यानी कि रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स वो अपनी चला रहे हैं, तो क्या अब हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट अपना आईएएस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, अपना रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा? जी हाँ,
रेवेन्यू कोर्ट हमारा एक कोर्ट माना जाता है, इसके अंदर जो भी अपनी प्रोसीडिंग्स होगी वो हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। और अभी हमने सेक्शन नंबर 1 के अंदर क्या पढ़ा कि इंडियन एविडेंस एक्ट केवल और केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए ये रोल देखा जाएगा कि आईएएस ऑफिसर जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले कर रहे हैं या जुडिशियल रोल अपना प्ले कर रहे हैं, ये देखा जाएगा। तो इसीलिए हम अगर हमारे सामने एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा, हमें यह देखना है कि कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स है। और एक और बात बता देता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स को ना हम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे कोई क्वेश्चन आ गया कि क्या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है, आप बोलोगे नहीं होता, बात ही खत्म हो जाती है। ये हमारे दिमाग में आता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट क्या एग्जॉस्टिव है या नॉन एग्जॉस्टिव है? क्या हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव है या नॉन एग्जॉस्टिव है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हमारे को बेरेक के अंदर ही मिलेगा। आप एक बार अपना बेरेक का प्रियम्बल खोलो, इंडियन एविडेंस एक्ट के बेरेक का प्रियम्बल खोलो, प्रियम्बल ही पढ़ने से आपको पता लग जाएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये हमारा प्रियम्बल, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, टू डिफाइन, टू अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। अब ये अमेंड शब्द से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को अमेंड भी किया जा सकता है। तो इसीलिए हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट क्या माना जाएगा? नॉन एग्जॉस्टिव माना जाएगा। और आपको ना प्रीलिम्स में एक ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हमारे प्रियम्बल में इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल करा हुआ है। ये 3 शब्दों का इस्तेमाल करा हुआ है, कंसोलिडेट, डिफाइन, अमेंड। कंसोलिडेट, डिफाइन, अमेंड, बस ये 3 शब्दों को आपको याद रखना है, फिर आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बोला था कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आर्बिट्रेटर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है एंड एफिडेविट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। आर्बिट्रेटर्स के ऊपर जो अपनी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हम मान लेते हैं, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? ये तो रटने वाली बात हो गई। अगर मेरे को कोई लॉजिक बता दे, रीजन बता दे, तो मेरे को और अच्छे से क्लैरिटी होगी। सबसे पहली बात, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हमारी कंडक्ट क्यों होती है? एमिकेबल सेटलमेंट के लिए। 2 पार्टीज का आपस में समझौता हो रहा है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है ना, कोर्ट की सरदर्दी खत्म होगी, तो एमिकेबल सेटलमेंट हो रहा है। और ये जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये आउटसाइड दी कोर्ट होती है, आउटसाइड दी कोर्ट होती है। और हमारा यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 में हमने क्या शब्द पढ़ा था कि कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट में होती हैं, ठीक है, उन्हीं के ऊपर अपना इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो क्या आर्बिट्रेशन अपना कोर्ट में होता है? नहीं। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हमारी कोर्ट में गवर्नड होती है? नहीं, वो आउटसाइड द कोर्ट होती है। और इनका मेन मोटिव क्या होता है? क्विक रेमेडी दिलाना, क्विक रेमेडी दिलाना, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स है वो कोर्ट में होती ही नहीं है, एमिकेबल सेटलमेंट के लिए होती है, क्विक रेमेडी के लिए होती है। इसीलिए हमारा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ये क्वेश्चन अगर आपको बन के आ सकता है। और अभी हमने क्या पढ़ा था? आर्बिट्रेट हमारा एफिडेविट्स के ऊपर, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये तो रटने वाली बात हो गई भाई। क्यों का जवाब हमारे को पता लगना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में वाई हमारा क्लियर है तो बहुत इजीली हम सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात, एफिडेविट बनाता कौन है? आप बनाते हो, मैं बनाता हूं? भाई हमने से कोई भी नहीं बनाता, ये ओथ कमिश्नर बनाते हैं। ओथ कमिश्नर जो है एफिडेविट्स अपना बनाते हैं, या फिर अपना नोटरी वाले होते हैं जो, ठीक है, नोटरी वाले होते हैं ना, वो अपना एफिडेविट्स बनाते हैं। आप एफिडेविट लेके जाओगे, भैया नोटरी कर दो इसकी, नोटरी करी, थप्पा लगाया, सिग्नेचर का, चलो जी हो गई नोटरी। और आओ, उसने भी थप्पा लगाया, सिग्नेचर का, चलो जी आपका काम खत्म। क्या ये ओथ कमिश्नर जिसके पास आप जाते हो अपना एफिडेविट को नोटराइज कराने के लिए, या नोटरी वाले के पास अपना एफिडेविट आप नोटरी कराने जाते हो, आपने कभी ये ऑब्जर्व करा कि भाई वो नोटरी वाले या ओथ कमिश्नर वाले वो आपके एफिडेविट को खोल के देखते भी नहीं है कि भाई एक्चुअल में इसमें लिखा क्या है, क्या इसमें सारी लीगली रेलेवेंट बातें लिखी हुई हैं या नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, एफिडेविट के अंदर जो मैटर लिखा होता है, एफिडेविट के अंदर जो कंटेंट्स लिखे होते हैं, वो कंटेंट्स क्या होते हैं? वो केवल पार्टी के बिलीव्स होते हैं, पार्टी की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जैसा साहब मेरे मुताबिक, मैंने जो आपको बातें बताई हैं या मैंने जो कोर्ट के अंदर बातें बोली हैं वो मेरे मुताबिक ट्रू है, मेरे मुताबिक बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, मैंने कोई भी झूठ, फरेब, डर के मुताबिक थ्रेट करते हुए कुछ नहीं बोला हुआ है। यही तो होता है ना। बट एक बात आपने सीखी, कानून के अंदर, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर क्या बोला जाता है कि भाई हम केवल रेलेवेंट एविडेंस को ही अपना कानून के अंदर मान्यता देते हैं, रेलेवेंट एविडेंसेस को ही हम कोर्ट के अंदर मान्यता देते हैं, ठीक है। अब ये कानून के अंदर बोला गया है, और ये एफिडेविट के अंदर किसने बोला है? मैंने बोला, पार्टी के तौर पे मैं कह रहा हूं, एफिडेविट में लिख के मैं दे रहा हूं कि मैंने जो कोर्ट में गवाही दी है भाई वो बढ़िया दी है, ट्रू दी है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दी है। ये मैं मानता हूं ना, ये तो मैं बोल रहा हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट तो नहीं बोल रहा।
इंडियन एविडेंस एक्ट ने तो मेरे एफिडेविट के ऊपर कोई बात नहीं करी है, हाँ है ना। तो इसीलिए कोई मेरे द्वारा कोई बात बोली जा रही है तो उस बात को इंडियन एविडेंस एक्ट कैसे डील कर सकेगा, सीधी सी बात है। दूसरी बात, जो ये नोटरी करने वाले लोग होते हैं अपना एफिडेविट के ऊपर, भाई ये इनकम्पिटेंट होते हैं, दे आर इनकॉम्पिटेंट टू डील विद द एफिडेविट्स, ठीक है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता, जज साहब होते, एफिडेविट को अपना नोटराइज करने के लिए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जज साहब के द्वारा सारे काम करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो तब हम बोल सकते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन एफिडेविट्स हमारे नोटराइज कौन करते हैं, ओथ कमिश्नर करते हैं, नोटरी वाले करते हैं। कंटेंट्स जो लिस्ट में लिखे होते हैं वो पार्टी के बिलीव्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग जो पार्टी की होती है उसके द्वारा होते हैं। इसीलिए हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही मेरे आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। मेरा अपना एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, आप डाउनलोड करो, बैचेस अवेल कर सकते हो। हमारा अभी सीपीसी का बैच चल रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट का बैच चल रहा है, आईपीसी का बैच चल रहा है, एंड आपको 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट भी देखने को मिलेंगे, एंड एआईबी के पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेंगे, एंड फर्दर एग्जाम्स के लिए मैं सारे पीवाईक्यूज आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। बाकी आपका कोई सजेशन होगा या पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर सभी लोगों को जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।